दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको करवाया था सैन्य संगठन, यूएसए ने कौन से संगठन बनाए, यूएसएसआर ने कौन से संगठन बनाए और उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए क्या क्या चालें चली, क्या क्या संगठन बनाए, क्या क्या शक्तियाँ इकट्ठी की, कौन कौन से देशों को अपने में शामिल किया। अब हम आपको करवाते हैं गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता किसे कहते हैं, क्या लक्षण है, भारत की इसमें क्या भूमिका है, इसके संस्थापक देश कौन कौन से हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ। तो आइए करवाते हैं शीत युद्ध का दौर भाग 4 गुटनिरपेक्षता। ये जो है 12वीं के अंदर बहुत ही, 12वीं क्या किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है गुटनिरपेक्षता। तो कृपया इसे ध्यान से सुनिए। गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, सबसे पहले मैं आपको करवाती हूँ इसका अर्थ की होता क्या है। किसी भी शक्ति गुट में शामिल न होना और सैन्य बंधनों एवं संधियों से दूर रहना। ये क्या है, मैंने पिछली वीडियो में आपको करवाया था कि यूएसए ने 3 जो है सैन्य संधि की थी और यूएसएसआर ने एक जो है सैन्य संधि की थी। कौन सी की थी आप सभी को पता है, नाटो और सीटो और सेंटो। ये किसने की थी? ये यूएसए ने बनाए थे सैन्य गठबंधन। और जो है यूएसएसआर ने क्या बनाया था? वारसा पैक्ट। ठीक है, तो इन चारों से जो है दूर रहना, इनके जो है किसी भी बंधन में ना बंधना, किसी भी इन चारों की संधि में ना बंधना, उनसे दूर रहना ही क्या कहलाता है? गुट निरपेक्षता कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है तटस्थता। शक्ति गुटों से दूर रहना परंतु अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के हल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। ये होती है तटस्थता। मतलब क्या है कि गुट निरपेक्ष देशों में शामिल हो जाना, शक्ति गुटों से दूर रहना। कौन से गुटों से? पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट, इनसे दूर रहना, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या है विश्व के अंदर उन पर अपनी राय रखना, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए अपने उपाय देना, यानी उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान जो है निभाना क्या कहलाता है? तटस्थता कहलाता है। तख्तावाद ये क्या होता है? ये इसके बिल्कुल उल्टा होता है। शक्ति गुटों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों से भी अलग रहना। ये क्या करते हैं कि ना तो ये इनमें से किसी गुट में शामिल हुए और ना ही उन्होंने किसी भी मसले में अपना योगदान दिया, किसी भी समस्या को सुलझाने का कोई प्रयास उन्होंने नहीं किया। तो ऐसे गुट जो एक तो गुट निरपेक्षता में शामिल हो गए और ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में अपना कोई योगदान ना दे, उस चीज़ को कहते हैं हम पृथकतावाद, यानी बिल्कुल अलग हो जाना, पृथक हो जाना। उसके बाद आता है कि ये तीसरा विकल्प आया कहाँ से? जो 2 गुट हैं उनमें तीसरा विकल्प कहाँ से आया? तीसरा विकल्प आया सबसे पहले शुरुआत की भारत ने। भारत आज़ाद हुआ 1947 में और वो नहीं चाहता था कि वो किसी भी गुट में शामिल हो। इसलिए इस 2 ध्रुवी जो विश्व है यूएसए यूएसएसआर, ये जो 2 ध्रुव बने हुए विश्व के अंदर, तो भारत ने सोचा कि भाई मैं इन दोनों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि अगर इसमें शामिल होता है तो वो इसका गुलाम हो जाएगा, इसमें शामिल होता है तो वो इसका गुलाम हो जाएगा। और भारत ने काफ़ी लंबे समय में जो है आज़ादी प्राप्त की थी और वो दोबारा से गुलाम नहीं होना चाहता था। इसलिए भारत ने क्या किया? भारत ने एक ऐसा तीसरा रास्ता निकाला, तीसरा विकल्प सोचा, जिसमें हम कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने एक तीसरा रास्ता निकाला कि भाई हम जो है किसी भी गुट में शामिल ना होकर एक अलग चीज़ बनाते हैं, उसे हम गुट निरपेक्षता का नाम देते हैं। लेकिन भारत ने क्या सोचा कि मैं अकेला जो है ऐसा नहीं कर सकता, मैं दोनों ही महाशक्तियों के निशाने पर आ जाऊंगा। इसलिए उसने अपने कुछ दोस्तों को इस जो विचार के अंदर शामिल किया। किसको शामिल किया? मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर उस टाइम पे नेता थे और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के दोस्त थे। और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, वो भी उस समय पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के दोस्त थे। उन्होंने इन दोनों के सामने अपनी बात रखी। अब इन तीनों ने इस पर सहमति बनाई और 1956 के अंदर इन्होंने एक गुट निरपेक्ष जो है आंदोलन कह सकते हैं, एक अलग से जो है उन्होंने तीसरा विकल्प खोज लिया और ये शुरुआत कर दी। लेकिन बाद में इन तीनों देशों का साथ
इंडोनेशिया के नेता सुकर्णो ने भी दिया और घाना के जो नेता थे एनुक्रेमा, उन्होंने भी इनका साथ दिया। तो अब हम कह सकते हैं कि 1956 में जो संस्थापक देश रहे, शुरुआत में 3 रहे, लेकिन बाद में इन 2 देशों ने भी इनका पूरा सहयोग किया। अब गुटनिरपेक्षता के क्या उद्देश्य रखे गए और ये उद्देश्य जो है इन देशों के लिए कैसे फ़ायदेमंद थे, कैसे लाभ पहुंचाते थे, आइए ये करवाते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? सबसे पहले है शक्ति गुटों से अलग रहना। एक तो ये देश नहीं चाहते थे कि किसी भी गुट में शामिल होकर दोबारा से वो किसी भी देश के गुलाम बने, तो सबसे पहला जो उद्देश्य था शक्ति गुटों से अलग रहना। दूसरा उद्देश्य था विकासशील देशों के सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाना। विकासशील देश कौन से थे? वही देश जो अभी अभी आज़ाद हुए थे, वो विकास करना चाह रहे थे, विकास की तरफ बढ़ रहे थे। तो उनको सबसे पहले क्या चाहिए था? अपने लिए सम्मान चाहिए था, अपने लिए उनकी भी अपनी खुद की प्रतिष्ठा हो। तो अपने सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। तीसरा जो है उद्देश्य उनका था सामाजिक एवं आर्थिक सहयोग प्राप्त करना। ये क्या था कि जितने भी देश गुटनिरपेक्षता के अंदर हैं वो सभी एक दूसरे का सामाजिक और आर्थिक सहयोग करें ताकि वो अपने आप को जो है आगे बढ़ा सके। उसके बाद है गुलाम होने से बचना। एक मुख्य उद्देश्य इनका क्या था कि जो पश्चिमी गुट हैं और पूर्वी गुट हैं उन दोनों से ही जो है अलग रहना ताकि वो किसी भी गुट के गुलाम ना बने और स्वतंत्र अपनी नीतियाँ बना सकें। अगला है दोनों गुटों से आर्थिक सहायता। एक सबसे बड़ा उद्देश्य उनका ये भी था कि अगर वो किसी एक गुट में शामिल हो जाते तो उनको क्या है कि एक तरफा ही मदद मिलती और वो गुलाम भी बनते। लेकिन इन्होंने क्या रास्ता खोजा कि वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हो ताकि दोनों ही गुटों से उनको आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। छठा और आखिरी उद्देश्य गुटनिरपेक्षता का साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को समाप्त करना। क्योंकि जितने भी देश थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन में वो सभी जो है अभी अभी स्वतंत्र हुए थे और वो नहीं चाहते थे कि कोई भी देश जो है साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद का दोबारा से शिकार बने। अगर वो किसी भी गुट में शामिल होते तो दोबारा से गुलाम हो जाते। अब करवाते हैं गुटनिरपेक्षता के जन्म के कारण कि गुटनिरपेक्षता का जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो इसके क्या क्या कारण रहे। सबसे पहला कारण है सभी संस्थापक देशों में सहयोग। सभी अभी अभी आज़ाद हुए थे, सभी आपस में सहयोग करना चाहते थे ताकि जो है वो किसी भी गुट में शामिल होने से बच सके। तो उनका भारी मात्रा में सहयोग था, इसलिए गुटनिरपेक्षता का जो है जन्म हुआ। दूसरा पॉइंट है शीत युद्ध के प्रसार को रोकना। शीत युद्ध जो है बहुत ही भारी मात्रा में उसका प्रसार होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, तो इनका मुख्य उद्देश्य था कि इसको रोकना। तीसरा पॉइंट है नए स्वतंत्र अफ्रीकी, एशियाई, लैटिन देशों का जन्म। बहुत सारे देश जो हैं अभी अभी आज़ाद हो रहे थे और कोई भी देश नहीं चाहता था कि वो किसी भी गुट का सदस्य होकर दोबारा से गुलाम बने, इसलिए इसका उदय हुआ। तो आइए देखते हैं कि गुटनिरपेक्षता अपनाने के कारण क्या रहे। पहला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना। जो भी नए नए देश स्वतंत्र हुए थे वो एक अपनी अलग पहचान बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो है गुटनिरपेक्षता को अपनाया। दूसरा है स्वतंत्र नीति निर्धारण। वो अपनी नीतियाँ स्वयं बनाना चाहते थे, वो किसी एक गुट में शामिल होकर उसकी नीतियों के साथ नहीं चलना चाहते थे। तीसरा पॉइंट है बिना हस्तक्षेप के विकास करना। अगर वो किसी भी एक गुट में शामिल होते हैं तो वो देश उनके अंदर हस्तक्षेप करता और उनकी नीतियों को उस तरीके से नहीं चलने देता है, इसलिए वो अपने तरीके से अपने देश का विकास करना चाहते थे। चौथा पॉइंट है दोनों गुटों से आर्थिक सहायता। नए नए देश स्वतंत्र हुए थे, उन्हें हर तरह की सहायता की आवश्यकता थी। अगर वो किसी एक गुट में शामिल होते तो दूसरा गुट नाराज़ हो जाता और वो उनको कोई सहायता नहीं देता, इसलिए वो दोनों गुटों से आर्थिक सहायता प्राप्त करते थे। पांचवा पॉइंट है विश्व शांति की इच्छा। एक दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल होकर वो जो है तीसरे युद्ध को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो चाहते थे कि एक अलग तरीके से आंदोलन करके और इस युद्ध को रोका जाए, तो वो विश्व शांति चाहते थे। छठा पॉइंट है राष्ट्र के हितों के अनुरूप। एक जो है उनके हित किसमें थे? उनके हित थे किसी भी गुट में शामिल ना होकर अपने राष्ट्र के हितों के बारे में सोचना, और वो हित तभी पूरे हो सकते थे जब वो किसी गुट में शामिल ना हो। तो ये थे गुटनिरपेक्षता को अपनाने के कारण। देखिए 1956 में मैंने आपको बताया कि गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है उसके संस्थापकों ने इसके बारे में सोचा और फिर उन्होंने 1961 में
पहला शिखर सम्मेलन रखा, कहाँ पर? बेलग्रेड के अंदर, और इसके अंदर 25 सदस्यों ने भाग लिया। ये ज़रूर आते हैं छोटे क्वेश्चनों में, इन पे ज़रा ध्यान देना कि पहला जो है सम्मेलन कहाँ हुआ और कब हुआ, या 17वां कब हुआ, 18वां कब हुआ, ऐसे आते हैं, तो ध्यान से इनको देखना। 17वां सम्मेलन कब हुआ? 2016 में हुआ, वेनेजुएला में ये हुआ, और इसके अंदर 120 सदस्यों ने भाग लिया। 18वां शिखर जो सम्मेलन है वो 2019 में हुआ, और वो अजरबैजान के अंदर हुआ। ये जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। इससे आगे हम देखते हैं गुट निरपेक्षता की उपयोगिता। उपयोगिता क्या रही? ये है पहला तो शांति को बढ़ावा देना। जब हम किसी गुट में शामिल नहीं हुए तो जो है विषयों के अंदर शांति को बढ़ावा दिया गया। दूसरा है गुट निरपेक्ष देश क्या चाहते थे? विकास चाहते थे, तो इसके माध्यम से उन्होंने क्या किया? विकास को बढ़ावा मिला। तीसरा पॉइंट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में जागरूकता। एक जो है वो किसी भी गुट में शामिल ना होकर दोनों गुटों की समस्याओं को समझ सकते थे, उनका मूल्यांकन कर सकते थे, और उनका हल करना भी जो है हल वो करवा सकते थे। उसके बाद है छोटे देशों की स्वतंत्रता की रक्षा करना। जो छोटे छोटे देश जो स्वतंत्र हो रहे थे उनको दोबारा गुलाम बनाने से जो है बचा लिया गुट निरपेक्षता ने, तो उनकी स्वतंत्रता की रक्षा की गई। फिर है पर्यावरण और आतंकवाद जैसी समस्याओं का मुकाबला करना। जितने भी गुट निरपेक्ष देश थे उन्होंने क्या किया कि जो जितने भी सम्मेलन हुए, सम्मेलनों में जो है चर्चा होती थी पर्यावरण की, आतंकवाद की, और उनसे मुकाबला करने के लिए जो है आपस में विचार विमर्श होता था। तो इन समस्याओं से भी जो है मुकाबला करने के लिए वो इसमें शामिल हुए। तो ये थी इसकी उपयोगिताएं। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बने रहिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेल आइकन दबाइए, इससे मेरी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।